हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 का टॉपिक 4.3 का पार्ट 2 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे यानी जितना बड़ा एटॉमिक नंबर होगा एटम का, उतना ही एटम का जो साइज है वो भी बड़ा होता जाएगा। तो एटॉमिक साइज बेसिकली क्या, एटम का साइज सही is the average distance between the atomic nucleus and the electronic outer shell। यानी एटम के न्यूक्लियस और जो एटम का आउटर शेल होगा, लास्ट वाला शेल, मैं लास्ट शेल बना रहा हूँ, इनर शेल नहीं बना रहा हूँ, आउटर शेल के बिटवीन में जो डिस्टेंस है ये एटॉमिक साइज कहलाता है। राइट नाउ, एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे पीरियोडिक टेबल में, आपने देखा होगा ये जो मैंने पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बनाया, ये जस्ट मेन ग्रुप्स होंगे। यानी ग्रुप 1A, वो जो ओल्ड आईपीएक सिस्टम था 1A 2A, ये 3A 4A 5A, और मॉडर्न के हिसाब से ये 13 होगा, ये 14 होगा और ये लास्ट वाला 18। ठीक है, तो ये ग्रुप से जब हम ऊपर से नीचे आते हैं वर्टिकल कॉलम में, ग्रुप में आप देखेंगे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका 19 है आई थिंक। यस, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। ऑब्वियसली नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इनका साइज भी इंक्रीज होगा। हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर, तो इसके पास एक ही शेल है, मान लो ये हाइड्रोजन में मैंने एटम बना दिया। लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं या फिर एटॉमिक एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं मैं लिथियम का, तो 3 इलेक्ट्रॉन है पहले में, 2 आखिरी में 1, तो साइज बढ़ गया। इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का और साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन से एक और शेल इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ऑब्बा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये 1s1 है, ये जो है वो 1s2 और 2s1 बनेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीज हो रही है तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब अगर आप यहाँ पे लेफ्ट से, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, लेफ्ट से अगर राइट मूव करें ऐसे, जिसको हम पीरियड भी बोलते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, तो आपको नजर आ रहा है एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों? देखें, हमने इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था कि पीरियड में नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। अगर मैं फर्स्ट पीरियड की बात करूं तो फर्स्ट पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स है, वैसे तो 2 एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और हीलियम, इनके नंबर ऑफ शेल्स 1 होंगे, नंबर ऑफ शेल्स 1 होंगे। फर्स्ट पीरियड के नंबर ऑफ शेल 1, यानी ये जो शेल होते हैं ये 1 होगा। सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे, 2 से ज्यादा इनके पास नंबर ऑफ शेल्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल लिथियम का भी हमने यहाँ बना दिया, तो नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 1 2। इसी तरह अगर मैं इन सारों को बनाऊंगा ना, तब नंबर ऑफ शेल्स इनके 2 ही आएंगे। तो मैं समझाने के लिए लास्ट का बना देता हूँ नियोन। सही है, नियोन, नियोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, 10। ठीक है, तो नियोन का एटॉमिक नंबर 10। अगर मैं इस एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो 8 आ गए, तो 2 और 8 कितने होगा, 10। तो इसके बाद नंबर ऑफ शेल्स कितने, 2, तो इन सब के नंबर ऑफ शेल्स 2 ही होंगे पीरियड में। अब नंबर ऑफ शेल्स तो सेम है, लेकिन लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप लिथियम को देखो तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं चलो बेरिलियम का भी बना लूँ, ये 4 इसका एटॉमिक नंबर है, अगर मैं बेरिलियम का यहाँ पे बना लूँ 4, पहले शेल में 2 और दूसरे में 2, बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 था, इसके 2, इसके 3, इसके 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में बढ़ने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन की क्वांटिटी होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन में आपको पता है प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन की क्वांटिटी भी बढ़ती है। जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अभी इसके पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो इसके पास प्रोटॉन भी 3 है, 3 प्रोटॉन है। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम के पास, सॉरी बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं, 4 है, 4 प्रोटॉन। यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। सही है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज ने इन 3 इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 ने इन 4 को पकड़ा हुआ है, और वैलेंस शेल में 2 हो गए। यहाँ पे वैलेंस शेल में 1 था, यहाँ पे वैलेंस शेल में 2 हो गए। न्यूक्लियस में भी चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो इन वैलेंस शेल को अपनी तरफ न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा चार्ज के बढ़ने की वजह से। लास्ट वाले में देखें, नियोन में आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वजह से इसके न्यूक्लियस में चार्ज भी ज्यादा हो जाएगा।
सही है, जितने प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो इनको इन सब के बिटवीन में अट्रैक्शन फोर्स होगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बिटवीन, इसकी वजह से इसके जो एटॉमिक साइज है वो श्रिंक होते जाते हैं, जैसे हम पीरियड में आगे जाते हैं एटॉमिक साइज श्रिंक होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट। एग्जाम्पल 4.5 में पूछ रहे हैं, आपको पार्ट ए पार्ट बी गिवन है और यहाँ पे पेयर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है और कह रहे हैं कि बताओ इन एलिमेंट्स में से किसका एटॉमिक साइज बड़ा है, लार्जर है। ठीक है, हुज एटॉमिक साइज इज लार्जर। तो अगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, तो ये मैग्नीशियम ही एल्यूमिनियम। वी नो वेरी वेल के पीरियड में जब हम आगे जा रहे होते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है, दैट्स व्हाई मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज लार्जर है। तो आप देखेंगे मैग्नीशियम हैज लार्जर एटॉमिक साइज, मैग्नीशियम हैज लार्जर एटॉमिक साइज। इसी तरह बी में देखें कार्बन और सिलिकॉन में से किसका एटॉमिक साइज बड़ा है, कार्बन और सिलिकॉन में से। यू नो वेरी वेल जब हम ग्रुप में वर्टिकली नीचे आ रहे होते हैं तो नीचे आते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक शेल है पहले फर्स्ट पीरियड के, सेकंड पीरियड के पास 2 शेल होते हैं, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स होते हैं, तो फोर्थ पीरियड में 4 शेल्स होते हैं। तो जैसे हम नीचे आते हैं तो शेल का साइज इंक्रीज हो रहा होता है, इसी वजह से डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है। तो कार्बन और सिलिकॉन में से सिलिकॉन हैज लार्जर एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये वो एनर्जी होती है जिसके थ्रू हम किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से सबसे आखिरी वाले शेल में से सही इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं क्या, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, यानी जब भी आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे होगे तो वो सॉलिड स्टेट के एटम्स में से नहीं गैसियस स्टेट के एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो सब्सटेंस की जो है ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो सॉलिड अगर है तो लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस एनर्जी को जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन निकला है आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू दिखाया गया है, एम लिखा हुआ, एम का मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम सोडियम सीनियम फ्रांसियम कुछ भी हो सकता है, सही है। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, जब आयोनाइजेशन एनर्जी इसके साथ रिएक्ट करेगी यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जब इसको मिलेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पे प्लस के आगे जो ई माइनस लिखा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, एक है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, अगर 2 लिखा हुआ होता तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए होते, 3 लिखा हुआ होता तो 3 लूज हो गए होते। तो जितना लूज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज लगेगा, 1 लूज हुआ तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 लूज हुआ तो 2 पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें से, लेकिन प्रोटॉन तो अपनी जगह में है ना अभी भी प्लस वाला, दैट्स वाई ये पूरा एटम पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, इसी वजह से यहाँ पे हमने प्लस चार्ज लगा। तो ये जो प्लस चार्ज जो बनता है हमने इससे पहले वाले टॉपिक्स में डिस्कस किया था, तो इसको हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयन। पहले ये एटम था, न्यूट्रल एटम था, अब ये आयन बन गया आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से आयन बना है। और ये कौन सा आयन बना है, पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, केट आयन, ये बना है केट आयन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को हम यूं भी कह सकते हैं केट आयन बनाने वाली एनर्जी, न्यूट्रल एटम को केट आयन बनाने वाली एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। नाउ एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे, पीरियोडिक टेबल तो देखा हुआ सबने, इससे पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, तो क्या हो रहा होता है, तभी हमने इससे पहले वाले टॉपिक में बात किया था, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है, इसमें नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों, बिकॉज देखें मान लो ये आउटर मोस्ट शेल इन सबके, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है यानी आउटर मोस्ट शेल यानी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, सही। यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 4 हैं शेल्स। तो ये आखिरी शेल के मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, सारी कॉन्फ़िगरेशन में दिखा रहा हूँ। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएगा इलेक्ट्रॉन, देखो ना न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से वो डिस्टेंस भी कम है, यहाँ पे थोड़ी कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम। तो जैसे जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतनी वो कम फोर्स फील करेगा न्यूक्लियस की जाने से। ठीक है,
इसी वजह से अगर मुझे इसको निकालने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो क्योंकि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बहुत ज्यादा है, बहुत क्लोज है ये, तो कम एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन इसको इसके रिस्पेक्ट में कम एनर्जी से ये बाहर आ जाएगा, ये उससे भी कम एनर्जी में बाहर आएगा, ये उससे भी कम एनर्जी में बाहर आ जाएगा। ठीक है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ गुड पीरियड, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो अभी हमने देखा था पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है और एटम की साइज को कम कर रहा है, नंबर ऑफ शेल सेम होते पीरियड में। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, तो इसके पास दो होंगे, समझाने के लिए कह रहा हूँ, इसके पास तीन है प्रोटॉन, इसके पास चार है प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रही है आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, इस तरफ जाते हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, ज्यादा फोर्स हो रही है, तो ज्यादा फोर्स से एटम होल्ड करे इलेक्ट्रॉन को, तो उनको निकालने के लिए एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोनाइजेशन एनर्जी का बिल्कुल अपोजिट है। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई एटम है जिसका आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या फिर जो एनर्जी रिलीज होगी उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वजह से एटम में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एड्स अप इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम, किसी एटम के आइसोलेटेड एटम यानी ऐसे एटम जिसको हमने बिल्कुल अकेला कर दिया, आइसोलेट कर दिया, उस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने पर जो एनर्जी रिलीज हो रही, जो एनर्जी निकल रही है, उस एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इस केमिकल इक्वेशन से दिखाया हुआ, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स नाम दीजिए, गैसियस फॉर्म में, जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, प्लस जो एनर्जी निकलेगी वो हमने यहाँ लिख दिया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज। अब एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। बिकॉज जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, इट मीन एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इट मीन वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, जितना वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, तो उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे कम हो रही होती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यहाँ पे कम हो रही होती है, बिकॉज अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो इस शेल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है तो मैं जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाऊंगा तो यहाँ से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कम्पेयर टू दिस लास्ट वन, कि यहाँ पे जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना हुआ तो यहाँ पर बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है एज कम्पेयर टू दिस वन, तो कम एनर्जी रिलीज होगी यहाँ से। ठीक है, एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो इन अ पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, बिकॉज जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स वही रहते हैं, यानी 2 शेल्स रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बढ़ेंगे तो यानी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो जैसे जैसे हम पीरियड में आगे जाते हैं अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो रही होती है, इट मीन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ जो फोर्स है न्यूक्लियस की उससे कई गुना ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स है न्यूक्लियस के साथ, ज्यादा टाइटली ये बंधे हुए हैं, तो अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना है, जब मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड करवाऊंगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ से निकलेगी, जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाऊंगा तो उतनी एनर्जी यहाँ से नहीं निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, किसी केमिकल बॉन्ड के अंदर उस जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने वाली फोर्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मान लें हमारे पास एक एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप से अल्कली मेटल से सोडियम, और एक हमारे पास ग्रुप है, तो एक हमारे पास एलिमेंट है 7 ग्रुप से क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट्स व्हाई इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, ये हेलोजन 7 ग्रुप से बिलोंग करते हैं या फिर 17 ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो 17 में से हम 10 माइनस करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब ये इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अनस्टेबल होता है, जब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा कंप्लीटली, तो ये जो एटम इसके अंदर इनर जो शेल्स हैं वो फुलफिल होते हैं, तो ये स्टेबल होता है जब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है। इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से अनस्टेबल है, दैट्स व्हाई ये एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट से एक्सेप्ट करेगा और अपने आप को स्टेबल करेगा। अब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पे आएगा और ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो तो आयोनिक बॉन्ड बनता है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 0.9 और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज 3.0। अब अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालूं, 3 में से 0.9 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 2.1, और 2.1 1.7 से ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस माइनस करने पर, बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करने पर 1.7 से ज्यादा आएगा तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा, 1.7 से कम आएगा तो कोवलेंट कंपाउंड बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा आयोनिक कंपाउंड। इसी तरह अगर मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करूँ, हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे भी हाइड्रोजन के आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये अपने इस 1 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली निकाल दे, क्योंकि ये इसका फर्स्ट शेल है और फर्स्ट शेल में 2 हो तो इनफ होता है, तो ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और ये भी इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे कंप्लीटली इसको दे दे तो ये खत्म होगा। इसी वजह से ये एक दूसरे को कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इस वाले हाइड्रोजन के साथ भी घूमेंगे और इस वाले के साथ भी घूमेंगे, तो इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर के सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई है। अब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दोनों के पास बराबर टाइम के लिए रहेगा, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन किसी बॉन्ड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा खींचे हुए होंगे। ठीक है, अगर मैं वाटर की एग्जाम्पल लूँ H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वाटर के, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, दैट्स वाई जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन की तरफ कम होंगे, दैट्स वाई हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स आपको समझ आ गए। कोई भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।